एपिसोड 29, पेशकश्मीर कारवां। मेरे पास घड़ी नहीं थी, इसलिए मैं वक्त का दुरुस्त अंदाजा लगाने से कासिर था। ताहम मुझे महसूस हो रहा था कि रात तकरीबन अपना सफर खत्म कर चुकी थी और अब सुबह ही होने वाली थी। फिर इससे पहले कि मैं नीलगिरी से होने वाली अलविदाई ख्वाबनाक मुलाकात के बारे में जहन को दौड़ाता, एक कांस्टेबल आंखें मलता हुआ हवालात के दरवाजे पर नमूदार हुआ। शायद उसे नींद से जगाकर हमारी जानिब भेजा गया था। वो बेचारा हुक्मे हाकम मरगे मफाजात की अमली तफसीर बना हुआ था। कांस्टेबल ने हवालात का दरवाजा खोला और खुमार आलूद आवाज में हमसे कहा, थानेदार साहब बुला रहे हैं। मैंने और धन्नो ने उलझी हुई नजर से एक दूसरे को देखा और फिर हम दोनों ही उठ खड़े हुए। कांस्टेबल ने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हें बुलाया है। मैंने एक लम्हे के लिए फिर कांस्टेबल के साथ खड़ा हुआ और फिर थानेदार के पास पहुंच गया। थानेदार के कमरे में 4 अफराद मौजूद थे, यानी एक थानेदार और 3 अजनबी अफराद। इन तीनों में एक साहब हैसियत और रोबदार शख्सियत का मालिक था और बाकी 2 उसके मुलाजिम दिखाई देते थे। बारोब शख्स थानेदार के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि उसके मुलाजिम और साथी दाएं बाएं बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े थे। वो तीनों अपनी हैसियत के मुताबिक सिंध के रवायती लिबास में मलबूस थे। कांस्टेबल जब मुझे थानेदार के कमरे में पहुंचाकर चला गया तो थानेदार ने दोस्ताना अंदाज में मुझसे कहा, बैठ जाओ वजदान। मैंने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। थानेदार ने मुझे मेरे हकीकी और असली नाम से मुखातिब किया था। मैंने रेंजर्स के कप्तान साले रहीम को अपनी दास्तान सुनाते हुए नाम दुरुस्त बता दिए थे। हमारी रिपोर्ट में हमारे असली नाम दर्ज हो गए थे। चनाचा थानेदार ने भी हमें वजदान और धन्नो के नाम से ही जानता था। थानेदार ने साहब हैसियत शख्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, वजदान ये इस इलाके के वडेरा साईं हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने इनसे तुम्हारी बात की है। तुम फिक्र न करो, तुम्हारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। थानेदार की बातों से मैं समझ नहीं सका था। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, साईं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर मैंने वडेरा साईं की जानिब सवालिया नजरों से देखा। थानेदार ने कहा, ये रईस हाँ साहब हैं, मेरे दोस्त और इस इलाके के वडेरा साईं। मैंने इनसे तुम्हारी मुश्किल के बारे में जिक्र किया था। ये तुम्हें यहां से निकालकर कराची तक पहुंचा सकते हैं। कराची तक तो हम खुद भी चले जाएंगे। मैंने थानेदार को टटोलती हुई नजरों से देखते हुए कहा, बस साईं आप लोग हमें यहां से जाने दे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, क्या आपने पंडित किशोरी लाल से बात? थानेदार ने मुझे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया और कहा, किशोरी लाल से मामला फिट हो गया है। वो मुझे 50,000 रुपए अदा करेगा। मैं तो तुम्हारे बंदोबस्त के बारे में फिक्रमंद था। वो इंतजाम हो गया है। फिर वो वडेरा साईं की तरफ देखते हुए बोला, साईं आप खुद ही वजदान को अपना प्रोग्राम समझाओ। प्रोग्राम तो बहुत सादा है, रईस हाँ ने कहा। मेरे ये दोनों बंदे आज मिट्टी जाने वाले हैं। तुम दोनों गाड़ी में इनके साथ बैठ जाओ। मिट्टी थरपारकर का सदर मुकाम है। यहाँ से 8-9 घंटे का फासला है। शाम से पहले तुम मिट्टी पहुंच जाओगे। वहां से तुम अपनी मर्जी से जहां जाना चाहो चले जाना। वडेरे का लहजा इत्मीनान से भरपूर था। वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज से बात कर रहा था। थानेदार ने कहा, वजदान वडेरा साईं सिर्फ मेरी दोस्ती की खातिर तुम्हारे साथ भलाई करने को तैयार हुए हैं। दोस्ती और कारोबार साथ साथ चलते रहे तो कभी इख्तिलाफ नहीं होता, रईस ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर मेरी जानिब देखते हुए बोला, जवान थानेदार साहब से हमारी दोस्ती जरा कारोबारी नौइयत की है। मेरे इलाके में थानेदार साहब जो भी केस डील करते हैं हम उसमें बराबर के शरीक होते हैं। यानी तुम्हारे 50,000 में से 20,000 रुपए थानेदार की जेब में जाएंगे और 20,000 मैं रखूंगा और बाकी के 10,000 रुपए। मैंने चौंक कर पूछा। उसने कहा, वो तुम्हारा जादेरा है। हम तुम्हें यहां से हाली हाथ थोड़ी रुखसत करेंगे। उसके साथ ही वडेरे ने अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 रुपए की गड्डी निकालकर मेरी जान बढ़ाते हुए बोला, गिन लो, पूरे 10,000 हैं। वो 100 के नोटों वाली एक मुकम्मल गड्डी थी।
बैंक की मोहर के साथ। उसमें महसूस पिन भी लगी हुई थी। वो सब इस्तेमाल शुदा नोट थे। मैंने गिनना जरूरी न समझा और नोटों की गड्डी को जेब में रख लिया। मैं एक बात पर हैरान हो रहा था। मैंने सुन रखा था कि जराइम पेशा लोग पुलिस वालों को भत्ता देते हैं। अपनी आमदनी में से एक महसूस हिस्सा मुतलका थाने में पहुंचाते हैं। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। एक पुलिस अफसर मुझे छोड़ने के लिए जो रिश्वत वसूल कर रहा था, उस रकम में से इस इलाके के वडेरे का भी हिस्सा था। खैर, दुनिया में हर तरह के इलाके और हर किस्म के लोग बसते हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग असूलों कवायद देखने को मिलते हैं। थानेदार ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, वजदान, मिट्टी तक तो तुम दोनों बगैर एक पैसा खर्च किए बहरो खूबी पहुंच जाओगे। उसके बाद अगर तुम अपने तय आगे सफर जारी रखोगे तो यकीनन पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। मिट्टी से कराची पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो तुम मीरपुर, हास और हैदराबाद से होते हुए कराची पहुंच जाओगे, या फिर मिट्टी से पहले मदियन जाओ और फिर ठट्ठा से होते हुए कराची का रुख करो। वैसे मदियन से हैदराबाद के रास्ते में कराची पहुंचा जा सकता है। वो एक लम्हे को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, और अगर रकम बचाना चाहते हो तो फिर सीधा सीधा ऐसा करो कि मिट्टी से ट्रक पर सवार हो जाओ। वडेरा साई के आदमी मिट्टी में, जिस शख्स के पास जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर है। पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसके ट्रक चलते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। थानेदार ने बात खत्म करके सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, आपकी यही बड़ी मेहरबानी है कि मुझे यहाँ से जाने की इजाजत मिल रही है। बस आप लोग हमें मिट्टी तक ही पहुंचा दें, आगे हम खुद सफर कर लेंगे। मैंने थानेदार की पेशकश को यकसर रद्द करना मुनासिब न समझा। मुझे डर था कहीं कि वो अपना फैसला ही वापस न ले ले। अगर वो अपना इरादा बदल देता तो हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता था। प्यार, मोहब्बत और इफ़ाम तहफीम से मसला हल हो रहा था, तो मुझे मिलजुल कर चलना चाहिए था। उसने फैसला कुल लहजे में कहा, बस तो फिर ठीक है। थानेदार के इस जुमले पर वडेरे ने कहा, साईं, तुम दोनों ने तो सब ठीक कर लिया, मगर मेरी तसल्ली तो अभी तक करवाई ही नहीं गई। कैसी तसल्ली? मैंने चौंक कर वडेरे को देखा। वडेरे की बजाय थानेदार ने कहा, वजदान, बज़ाहिर बात तो बड़ी अहमकाना और जहलाना सी है, लेकिन तुम यकीन जानो, पिछले कुछ अरसे से थरपार करके इलाके में इस खबीस ने बहुत तबाहकारी मचाई हुई है। वो बेस बदल बदल कर वारदातें करता है, मगर कोई अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। उसके साथ एक हसीन और नौजवान लड़की भी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की जान लेता है, उनको पहले बेहोश करता है, फिर उनकी गर्दन पर दांत गाड़ कर जिस्म का सारा खून चूस जाता है। बस यूं समझ लो कि वो एक सहराई अफरीत है। तुम मेरी बातें मजाक तो नहीं समझ रहे ना? मैंने थानेदार की तकरीर का ये महफूम निकाला था कि कोई खूनशाम कातिल उनके इलाके में आ गया था, जो पै दर पै के इंसानों की जान ले चुका था, और पूरे सहरा में खौफ और सरासीमगी की एक लहर दौड़ रही थी। चूंकि मेरे साथ हसीन और जमील धन्नो भी थी, इसलिए वो हाथ से मुहतात हो गए थे। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ मुझे बताने की आखिर क्या जरूरत थी। बिलाहिर यही सवाल मेरी जुबान पर आ गया, सही आपकी बात कुछ कुछ मेरे पल्ले तो पड़ी है, लेकिन आप ये जिक्र मुझसे क्यों कर रहे हैं? रईस, हाँ साहब, किस किस्म की तसल्ली करना चाहते हैं? थानेदार तामुल करते हुए बोला, मैंने जिस अफरीद का जिक्र किया है ना, दरअसल इसी सिलसिले में रईस हाँ तसल्ली करना चाहता है। मगर इस अफरीद का मुझसे क्या ताल्लुक? तुम हमारे लिए अजनबी हो। रईस हाँ बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, हम सिर्फ इस बात की तसल्ली करना चाहते हैं कि कहीं वो अफरीद तुम ना हो। थानेदार साई ने बताया है ना, वो शैतान रूप बदल बदल कर वारदातें करता है। वडेरा रईसा इस वक्त हादसा सहमा हुआ दिखाई देता था। उसके हवारियों की भी यही हालत थी। थानेदार भी गहरी संजीदगी लिए हुए था। उनकी कहानी सुनकर मैं दिल में बहुत हंसा, मगर जुबान से मैंने कुछ न कहा और ना ही उनका मजाक उड़ाया। बस इतना पूछा, चलो मान लिया आप जो कहानी सुना रहे हैं वो 100% सच्ची है, और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो खून अशाम कातिल कहीं मैं ही ना हूं। मगर ये भी तो बताएं कि आप मुझसे किस तरह की और किस किस्म की तसल्ली चाहते हैं? क्या इस अफरीद की कोई निशानी है?
हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है, थानेदार ने कहा। उस भेड़िया सिर्फ शख्स के दाएं कान के पीछे चांद की शक्ल का एक निशान है, बिल्कुल जैसे इब्तदाई तारीख का चांद हो। इस निशान की रंगत सुर्ख है। मैंने कहा, लेकिन मेरे दाएं कान बल्कि किसी भी कान के पीछे इस किस्म का कोई सुर्ख खलाली निशान नहीं है। ये तो अच्छी बात है, रईसा ने कहा, मगर मैं देखे बगैर मुतमईन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे 2 वफादारों के साथ सफर करने वाले हो। मैं उनकी जिंदगी को किसी किस्म के खतरे में नहीं डाल सकता। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? ये दोनों अफराद मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एक लम्हे को रुककर मैंने पेशकश करने वाले अंदाज में कहा, आप चाहो तो मेरे दाएं कान का अच्छी तरह मुआयना कर लो। वडेरा मुतमईन नजर आने लगा। वो उठकर मेरे करीब आया और मेरे कान को पकड़कर उसका जायजा लेने लगा। मैं इन तोहम परस्तों की अक्ल पर मातम करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मुझे उनकी हमाकत पर हंसी भी आ रही थी, जिसे मैं मुश्किल जब्त किए बैठा था। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरे दाएं कान की लो के पीछे मसूर के बराबर एक स्याह तिल था। सुर्ख लाली निशान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। थोड़ी देर के मुआयने के बाद रईसा दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। फिर थानेदार की तरफ देखते हुए पुरसकून लहजे में बोला, साईं, खुदा का शुक्र है ये वो खतरनाक कातिल नहीं है। मैंने खूब अच्छी तरह देखभाल कर तसल्ली कर ली है। मैं अपने साथियों को इसके हमरा रवाना करने के लिए तैयार हूँ। थानेदार के चेहरे पर भी इत्मीनान झलकने लगा। वो बोला, अब तो सुबह ही होने वाली है और कुछ नहीं तो जाते जाते ये लोग चाय ही पी लें। ये तो आपकी बड़ी नेकी होगी साईं। रईसा ने कहा, मेरे बंधु ने भी अभी नाश्ता नहीं किया, जरा उनके लिए भी चाय वगैरह का बंदोबस्त कर दो। फिर थानेदार ने अपने मातहतों को मुख्तलिफ किस्म के अहकामात देने शुरू कर दिए। अगले 20-25 मिनट में हम हल्का फुल्का नाश्ता करके रवाना होने के लिए तैयार हो चुके थे। धन्नो को जब मैंने अपनी मौजजाती रिहाई के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई थी। जब हम थाने से निकले तो सपीदा शहर नमूदार हो चुका था। बाहर 2 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। अगली गाड़ी पिजारो थी, जबकि उसके पीछे बड़े साइज की एम्बुलेंस टाइप की एक गाड़ी थी। वडेरा रईसा पिजारो की जानिब बढ़ते हुए अपने एक साथी से बोला, मीर बख्श, दोनों मेहमानों को बड़ी गाड़ी में बिठाओ। मीर बख्श नामी उस शख्स ने हमें पीछे खड़ी एम्बुलेंस टाइप गाड़ी की तरफ ले जाने लगा तो मैंने पूछा, क्या वडेरा साहिब भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं, वो यहां से सीधा अपने घर जाएंगे, मीर बख्श ने जवाब दिया। मिट्टी तक हम आप लोगों को पहुंचाएंगे। मीर बख्श का साथी गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल कर उसे स्टार्ट कर चुका था। इस दौरान मैं रईसा की पिजारो देख रहा था, वो भी हरकत में आ गई। मैं और दोनों पिछली गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी के पिछले हिस्से में सवार होने का रास्ता भी अकबी समत में था। हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके तो मीर बख्श ने जोरदार आवाज से दरवाजा बंद कर दिया और खुद जाकर गाड़ी के अगले हिस्से में पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी और मिट्टी की जानिब हमारा सफर शुरू हो गया। सामान के नाम पर हमारे पास वही सफरी बैग था, जिसमें कपड़ों के अलावा हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल की चंद चीजें थीं। थानेदार ने ये बेजरर सा बैग हमें अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दी थी। अगर वो बैग ना भी देता तो हम खुश थे। आजादी से बड़ी नेमत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। हमें ये आजादी मुबल्लिग 50,000 रुपए के एवज हासिल हो गई थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, वो ये कि जो रकम मुझे दी गई थी वो रईसा ने अपने पास से दी थी। इससे तो यही बात जाहिर होती थी कि थानेदार ने अभी पंडित किशोरी लाल से रकम वसूल नहीं की थी। वडेरे को वो रकम मिलने की ठोस उम्मीद थी, जब भी उसने अपने पास से मुझे रकम अदा कर दी थी। बाद में पंडित से 50,000 निकलवा कर वो 20,000 और 30,000 आपस में बांट लेते। थानेदार में बातचीत के दौरान मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि इस सिलसिले में थानेदार से पूछूं, लेकिन फिर मैंने इस सोच को जहन से निकाल दिया था। दरअसल हमें इस झमेले से निजात मिलने की इस कदर खुशी थी कि मैं किसी तरद्दुद में पड़ना नहीं चाहता था। जब ओखली में सर दे ही दिया था तो फिर मौसलू का क्या डर। रास्ते में पहले मोड़ पर वडेरे की पजारो दाएं जाने बुड़ गई। हमारी गाड़ी की रफ्तार में बदतरीज इजाफा होने लगा। मैं और दोनों गुज़श्ता 26 घंटों में पेश आने वाले वाकयात पर गौर करने लगे। ये वक्त हम पर बहुत ही भारी गुजरा था। इन्हीं लम्हों की संगीनी और सफाकी को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते थे। बात करते करते अचानक धन्नो को खांसी आ गई। फिर उसकी खांसी तवील होने लगी।
मैंने भी महसूस किया जैसे गाड़ी के अंदर की फिजा में घुटन सी धराई हो। वो गाड़ी हर तरफ से बंद थी। एयर कंडीशन होने के सबब उससे एयर टाइट कर दिया गया था। अगले ही लम्हे मेरा भी माथा ठनका, मुझे भी सांस लेना दुश्वार महसूस होने लगा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हमारे साथ कोई कार्रवाई हो चुकी है। गाड़ी की अंदरूनी फिजा में कोई जहरीली चीज शामिल हो चुकी थी जो लम्हा बलम्हा सांसों को मुश्किल से मुश्किल तरीन करती जा रही थी। धन्नो की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। अब वो बकायदा अपना सीना पकड़कर उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। मैंने ड्राइविंग केबिन वाले शीशे को गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे उन 2 अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन लगता था कि वो पत्थर के बुत बन गए हों जो पलट कर देखना भी न जानते हों। मुझे अपने सीने में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। दन्नो तो बेदम और बेहोश होकर गाड़ी के फर्श पर ढह गई। मेरे अंदर मोहमजोई की जितनी कुव्वत बाकी बची थी उसको बुराईकार लाते हुए मैंने गाड़ी के अकबी दरवाजे में नस्ब हैंडल पर तमाज़बाई शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद ही मुझ पर ये रूह फरसा इंकशाफ हुआ कि दरवाज़ा लॉक हो चुका था। दरअसल इस दरवाजे में कोई खुदकार लॉक लगा हुआ था। जब इस दरवाजे को जोर से बंद किया गया था तो वो ऑटोमेटिक लॉक बंद हो चुका था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।